चैप्टर का शीर्षक वो 4 क्वेश्चनों से बना है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे इतिहास क्या है, या कब, और पहले लोग कहाँ रहते थे, इसके लिए आया है कहाँ, और वह अपना जीवन यापन और यात्राएं कैसे करते थे, इसके लिए आया है यहाँ पे कैसे। तो शीर्षक तो हमने समझ लिया है, अब आगे चलते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी बोले तो हेडलाइन। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो जब रसीदा ने ये देखा कि अखबार में लिखा है भाई 100 साल पहले ये चीज़ हुई थी, तो वो सोचने लगी कि भाई इन सबको कैसे पता चला कि 100 साल पहले ये चीज़ें हुई थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि जो हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें भी इसका फिर से जिक्र हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो इसके दिमाग में चल रहा है रसीदा की, तो इसी का जवाब देने की कोशिश हम इस अध्याय में करेंगे। कैसे पता लगा, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। जैसे कल कोई घटना हुई तो रेडियो में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, या फिर अखबार की हेडलाइंस में भी आ जाता है। और पिछले साल क्या हुआ था ये हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं जो उस टाइम था, जिसे उस समय का याद भी हो। कोई व्यक्ति है जो पिछले वर्ष कोई घटना हुई वो मौजूद था और उसे अभी भी याद है भाई क्या घटना हुई थी, तो हम उससे पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जाने। तो ये जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इतिहास के स्रोतों की। तो इतिहास के स्रोतों के बारे में आगे अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हमारा अतीत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमारे अतीत के बारे में जान सकते हैं और हमें जाननी भी चाहिए। जैसे लोग क्या खाते थे, मतलब शाकाहारी थे, मांसाहारी थे या फिर सर्वाहारी थे। लोग कैसे कपड़े पहनते थे, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। गुफाओं में रहते थे, पक्के घर होते थे या फिर कच्ची ईंटों से बने हुए घर होते थे। तो वो किस तरीके के घरों में रहते थे ये भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हम आखेट को, इसका अर्थ होता है शिकारियों और इंग्लिश में बोलते हैं हंटर्स। इधर इंग्लिश के वर्ड्स भी दे रखे हैं, उन्हें भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। हम आखेट को पशुपालकों, कृषकों, शासक, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो हम ये जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों वाले व्यक्ति है, जैसे कोई कृषक है, कोई शासक है, तो इन सभी के जीवन के बारे में जानकारियाँ ले सकते थे। मतलब पुराने ज़माने के किसान कैसे होते थे, व्यापारी कैसे होते थे, पशुपालक कैसे होते थे, तो इनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। मतलब वो अपना मनोरंजन किस प्रकार से करते थे ये भी हम देख सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो जो ये शीर्षक में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ। अब सबसे पहले हम इसका पता लगाएंगे कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये नर्मदा नदी है वो मध्य भारत में है। तो एक बार इसे मैप पर देख लेते हैं। ये भारत का नक्शा दे रखा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी एशिया के जो सारे देश है वो शामिल है। एशिया महाद्वीप है और दक्षिणी एशिया एक उपमहाद्वीप है। तो इसमें नर्मदा नदी हमें यहाँ मध्य भारत में दिखती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक भी थे। मतलब वो चीज़ों का संग्रह करते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब वो जंगलों में रहते थे, तो जो चारों ओर जिनके जो वनस्पतियाँ हैं, जो जंतु हैं, तो उनसे वो अच्छी तरीके से परिचित थे। तो इसलिए उन्हें ये भी पता था कि भाई ये कौन सी, जैसे कोई पौधे होते हैं वो जहरीले होते हैं, उनकी पत्तियाँ या फल, तो उन्हें ये भी पता था कि किस पौधे की पत्तियाँ जहरीली है और किसकी नहीं। तो वो खाने लायक जो चीज़ें होती थी, जैसे किसी पेड़ का फल हो गया, पत्तियाँ, छाल,
जिन्हें वो खा सकते थे, या फिर जो हथियार है, औजार है, वो सब उनसे बना सकते थे, तो उन्हें उनका वो संग्रह कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेटक कहते हैं शिकारियों को और आखेट कहते हैं शिकार को। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ। तो पहले एक बार दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। ये जो ऊपर है ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये वाली हो गई, ये हो गई उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व। तो हमें क्या है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का तात्पर्य होगा ये इधर से, इस दिशा से। तो अब हम मैप में देखते हैं। ये रही उत्तर पश्चिम में कीर्थर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसके बारे में यहाँ बता रखा है कि इसी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि की शुरुआत के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। मतलब कृषि की शुरुआत कैसे हुई उसके साक्ष्य कीर्थर और सुलेमान के आसपास के क्षेत्रों से मिलते हैं। 8000 वर्ष पूर्व उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। मतलब अब लोग एकजुट होकर समुदाय बनाकर गाँव में रहने लग गए। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी मैप में देखते हैं उत्तर पूर्व। ये मेघालय और जो 7 सिस्टर्स वाला है पार्ट है, 7 बहनें बोलते हैं जिन्हें, इन्हें 7, इस पूरे पार्ट को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो उस क्षेत्र में ये गारो की पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में विंध्यांचल में है विंध्य की पहाड़ियाँ जो नर्मदा नदी के पास है। ये इनके बारे में बताया गया है कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब जो गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में भी कृषि का विकास होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। हमें बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें से याद रखना है कि जहाँ सबसे पहले चावल का विकास हुआ था वह जो विंध्य पहाड़ी है उसके उत्तर दिशा में, मतलब ये आसपास का क्षेत्र है विंध्य पहाड़ियों के उत्तर का, तो इसमें सबसे पहले चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो अब एक बार हम देखते हैं मानचित्र एक दक्षिणी एशिया, इसमें कौन कौन से देश शामिल है। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये तो जो भारत से जिनकी सीमाएं लगती है वो वाले अधिकांश देश है। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये जो चीन, म्यांमार है ये भी भारत के पड़ोसी देश है जिनकी सीमाएं लगती है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा गया है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिणी एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एशिया है उसका अधिकांश भाग दक्षिणी एशिया ही है। उसकी प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण है वो समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से हुआ है, तो इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब देख सिंधु नदी, तो ये यहाँ वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी दर्शाई गई है। सिंधु नदी है वो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है और 3 देशों में बहती है। एक तो इधर हो ही गया ये तिब्बत वाला भाग, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में आ जाती है और ये इधर जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर बहती है। फिर इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए बोला है। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। आगे कहा गया है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारों पर कुछ आरंभिक नगरों फले फूले थे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारों पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कारों का मानना ये है कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं
आरंभिक नगरों की शुरुआत उन्हीं के किनारे हुई थी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 4700 वर्ष पूर्व तो हुआ था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर, और 2500 वर्ष बाद में हो गया गंगा और इसकी सहायक नदियों और समुद्री तटवर्ती इलाकों के आसपास। आगे दिया गया गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये तो रही रिवर गंगा और ये रही इसकी सहायक नदी सोन। तो एक बार जो गंगा नदी है वो देख लेते हैं वो कहाँ से निकल के बहती है और किन किन जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं उनमें से वो होकर बहती है। इतिहास, वो उत्तराखंड से शुरू होती है। जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर है वो मिलती है, फिर जो मिलने के बाद जो दोनों नदियों के मिलने से जो रिवर बनती है फिर वहाँ से उसका नाम गंगा हो जाता है। फिर वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी ये रही इसकी सहायक नदी सोन, और ये यमुना, चंबल, ये भी इसकी सहायक नदियाँ ही हैं। अब आगे दे रखा है गंगा के दक्षिण में, जो गंगा के दक्षिणी भाग है, मतलब इस तरफ का भाग, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो एक बार मैप पे चलते हैं। ये जो गंगा नदी है ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, और ये गंगा है और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे जो ये सारी नदियाँ मिल रही है इसके दक्षिण का जो भाग है उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था और वर्तमान में से बिहार कहा जाता है। आगे दे रखा है इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो बिहार, वर्तमान बिहार है, और प्राचीन काल का जो मगध था उसका शासक बहुत ही शक्तिशाली था और उसने एक विशाल राज्य की स्थापना की गई। और कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि जो सर्वप्रथम जिस नगर की शुरुआत हुई थी, मतलब जो आरंभिक नगर था, महाजनपद था, वो मगध ही था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। फिर धीरे धीरे जैसे कंबोज और वज्जी, ऐसे सूरसेन, ऐसे अलग अलग और महाजनपदों की शुरुआत हो गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र है वो उसकी प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं, तो उन सबको पार करने में बहुत जोखिम होता था। फिर भी जिन लोगों ने चाहा कि हमें हाँ यात्राएं करनी है, हमें ये रिस्क लेना है, तो उनके लिए वह असंभव भी नहीं था। अतः लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्राएं करते थे, जैसे वास्को डी गामा। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो एक बार समझ लेते हैं कहना क्या चाहते हैं। इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पुराने ज़माने में लोग यात्राएं क्यों करते, इसमें हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और सेनाएं हैं जो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के उद्देश्य से, व्यापारी बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर, और धार्मिक गुरु शिक्षा सलाह देने के लिए, और जो अन्य लोग हैं वो रोचक स्थानों की खोज के लिए। इसलिए लोग यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों ने एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त किया। तो लोगों ने एक दूसरे के विचारों को कैसे जाना, तो जैसे हम अपने देश भारत का ही उदाहरण लेके समझते। ये मैंने भारत का रफली डायग्राम बनाया। अब हम इसमें दो स्थान मान लेते हैं। एक तो ये राजस्थान मान लिया इधर, और एक इधर केरल मान लिया, ये नीचे की तरफ है केरल। तो मान लो कोई व्यक्ति है जो राजस्थान से केरल में गया, उसने वहाँ दोस्त बनाए, और जो उसके पड़ोसी थे वो उनसे ज़्यादा घुल मिल गया,
तो फिर जो राजस्थान में है ज़्यादातर दाल बाटी खाते हैं, तो उधर के भी कुछ लोगों को तो उसने खिलाया ही होगा। उनके लिए, जो केरल में रहते थे, उनके लिए वो नए तरीके का भोजन था और नए तरीके का विचार आया उसके दिमाग में भी, हाँ ऐसी भी चीज़ें होती है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज तो नानी के घर जाने के लिए, बुआ के घर जाने के लिए, इसलिए ही करते हैं यात्राएं। और जो ट्रेवलर्स है, जो असली में यात्राएं करते हैं, वो घूमने के उद्देश्य से ही करते हैं, रोचक स्थानों को देखने के लिए, खोजने के लिए नहीं करते हैं, देखने के लिए करते हैं। 99% लोग हैं जो रोचक स्थानों को देखने के लिए यात्राएं करते हैं, केवल 1% लोग ही बचे हैं अब जो खोजने के उद्देश्य से यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो हमारा दक्षिणी एशिया वाला उपमहाद्वीप है, उसकी इस प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र द्वारा होता है। तो एक बार इसमें देख के समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरा जो एक बॉक्स में है, ये माना गया है कि ये है भारतीय उपमहाद्वीप या फिर दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप। तो इसकी प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण कौन कौन करता है? इधर आगे सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ, इधर आ गई ये हिमालय की पहाड़ियाँ। तो देखते हैं, इधर आ गई कीर्थर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, यह आ गया हिमालय पर, ये गारो की पहाड़ियाँ, और फिर इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। जो प्राकृतिक सीमाएं हैं इस उपमहाद्वीप की, तो सभी पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्रों, महासागरों इसके द्वारा ही निर्धारित की गई। तो सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लोग रहते थे, और गारो की पहाड़ियाँ इसके आसपास भी रहते थे। और जो मध्य में नर्मदा नदी और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी लोग रहते थे। तो मुख्य और भी लोग रहते थे, ऐसा नहीं है भाई हाँ इन 4 जगहों पर ही रहते थे, लेकिन जो इस अध्याय में जिसका जिक्र हुआ है वो यही 4 चीज़ें हैं। आप एक बार फिर से अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा और फिर से जो लाइनें हमें दी गई थी ऊपर कृषि के बारे में, उन्हें पढ़िएगा और ध्यान से इसके बारे में विचार कीजिए। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिसने ऐसा चाहा वो कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब जो कुछ लोग थे जो बाहर से आए और यहीं पे बस गए, तो इन लोगों ने भी, है ना, जो बाहर से आए थे, इन्होंने भी हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उन्हें समृद्ध किया। कैसे? कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो वही बात होगी भाई, लोग विभिन्न एक दूसरे के तरीके को अपनाते हैं और नए विचारों से देश की संस्कृति को समृद्ध करते हैं। देश का नाम, तो हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा? हम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये नामों की शुरुआत हुई कैसे, ये देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया। इंडस जो हमारी सिंधु नदी है उसे इंग्लिश में इंडस कहते हैं। तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व है, उत्तर पश्चिम की ओर से, मतलब इस दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने जो हमारी सिंधु नदी है उसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। तो अब जैसे कोई वर्ड होते हैं जैसे हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, जिसका हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, तो वैसे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होते होते जैसे इंडस को वो इंदोस अथवा हिंदोस कहने लग गए। फिर ऐसे धीरे धीरे गड़बड़ करते करते इंडिया नाम, एकदम से इंडिया नाम पड़ गया हमारे। अब देखते हैं भारत नाम कैसे पड़ा। भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो उत्तर पश्चिम है उसमें जो लोगों का समूह रहता था
उसके लिए प्राय भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो संस्कृत की आरंभिक कृति है ऋग्वेद, 4 वेद है, उनमें से पहला वेद जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, उसमें भी इस भरत शब्द का प्रयोग मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लग गया, मतलब भरत से फिर भारत बना और देश के लिए इस नाम का प्रयोग होने लग गया। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अब हम देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। तो हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो इतिहास के स्रोतों के बारे में हमने अभी शुरू में जिक्र किया था, तो अब हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त हो सकती है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। मतलब इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ। पांडुलिपि का अर्थ हो गया है जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें थी, उन्हें पांडुलिपि कहते थे। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो पांडुलिपियाँ थी उन्हें किस पर लिखा जाता था? या तो उन्हें ताड़ वृक्ष है उसके पत्तों, जिन्हें हम बोलते हैं ताड़पत्र, तो या तो उन्हें ताड़पत्र पर लिखा जाता था, या फिर जो हिमालय क्षेत्र है उसमें उगने वाले जो भुर्ज पेड़ है उसकी छाल से बनाए गए भोजपत्र। जो भुर्ज पेड़ होता है उसकी छाल उतार कर उसे विशेष प्रकार के पत्रों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें भोजपत्र बोलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है जो भुर्ज पेड़ है वो केवल हिमालय में मिले, लेकिन ये मुख्यतः हिमालय में पाया जाता है। ये और भी कई जगह है जहाँ पर जो है भुर्ज पेड़ पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये हिमालय में पाया जाता है। अब ये नीचे हमें एक चित्र दे रखा है पांडुलिपि का, और इसके बारे में इधर बताया गया है। ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये जो पांडुलिपि नीचे दे रखी है ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। ये छाल है और इसके ऊपर ये लिखा गया है। तो ये तो होती है पांडुलिपि। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा गए और कुछ नष्ट कर दी गई। तो जो कीड़े होते हैं, अब ये बेसिक सी बात है भाई, ये जो पेड़ की छाल से बनी होती है, तो फिर जो कीड़े दीमक वगैरह होते हैं तो उन्होंने इन्हें खाकर ख़त्म कर दिया, और कुछ है वो ऐसे ही नष्ट हो गई। फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, मतलब फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, लेकिन वो बहुत ही कम बची है। जितनी थी उससे काफ़ी कम मात्रा में अभी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों, जिन्हें हम मठ बोलते हैं विहार, उनमें प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी के बारे में चर्चा मिलती है। तो इन पांडुलिपियों में क्या क्या चर्चा मिलती है हमें? किन किन चीज़ों की चर्चा मिलती है? जो धार्मिक मान्यताएं थी पुराने ज़माने में, किस तरह से लोग व्यवहार करते थे, राजाओं का जीवन किस प्रकार का होता था, और जो है औषधियाँ और विज्ञान के बारे में। जैसे आपने नाम सुना होगा आचार्य सुश्रुत, उन्होंने चरक संहिता नाम से एक जो था ग्रंथ लिखा था, और उसमें शल्य चिकित्सा, जिन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी, तो पुराने ज़माने में भी वो होती थी, इसका हमें पता उस ग्रंथ को पढ़ने पर मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य जैसे थे रामायण, महाभारत, वो सब महाकाव्य में आते हैं। कविताएं, नाटक भी है। मतलब जो थी पांडुलिपियाँ, उनमें ये जो ऊपर जिक्र किया गया है राजाओं का जीवन, औषधि, विज्ञान, इन सब के अलावा हमें क्या क्या मिल रहा है उनमें? महाकाव्य,
कविताएं और नाटक भी मिले। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। मतलब 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। और जो प्राकृत भाषा का प्रयोग है आम लोग करते थे। मतलब इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी पुराने ज़माने में। इस चीज़ का हमें पता चलता है। अब आगे आते हैं अभिलेख पर। तो ये ही पांडुलिपि की तरह ही कुछ होता है, लेकिन जहाँ पांडुलिपि है पेड़ की छालों या पत्तियों पर लिखी जाती है, उसके विपरीत अभिलेख है वो ठोस सतह पर लिखे जाते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो ये जो ठोस सतह थी उन पर लिखे हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक तंत्र तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, जो शासक होते थे या फिर जो अन्य लोग। तो अन्य लोग में ये किसान, इनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि इनकी स्थिति पहले ख़राब थी, जो गरीब थे। लेकिन अन्य लोग में हम कह सकते जो बड़े जमींदार होते थे, जो संपत्तिवान लोग होते थे, जिनके पास पैसा होता था, तो वो अपने आदेशों को इस तरह पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो बहुत से ऐसे अभिलेख भी हैं जिनमें जो काम करते थे ना राजा रानी या फिर अन्य लोग, तो वो उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो शासक थे, कोई राजा है तो उसने कोई युद्ध जीता तो वो उसके बारे में अभिलेख लिखवाता था। जैसे हमने इस तरीके से ऐसा युद्ध हुआ, इतने सैनिक घायल हुए, वहाँ की जो स्थिति बनी थी ना युद्ध की, उसका जिक्र करता था वो इन सब में। तो ये जो अभिलेख है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अध्याय 8 है इसी पुस्तक का, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं, हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनती है। जो लिपियाँ होती है वो अक्षरों और संकेतों से बनती है। जैसे हमारे यहाँ कौन सी लिपि चलती है? देवनागरी लिपि। ये जो संस्कृत और हिंदी है ना, ये देवनागरी लिपि में ही आते हैं। आगे देखते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब हम बोलते हैं तब तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम एक लिपि का प्रयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। यह लिपि इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये जो हम अभिलेख देख रहे हैं, ये इसको 2 भाषाओं में लिखा गया है। इसे देखने से ही पता चल रहा है। जो इतिति लिपि है, ये वाली लिपि है जो इस बॉक्स में, जो हम बॉक्स बना रहे हैं, इसमें आ रही है, ये तो है यूनानी। और जो नीचे वाली है जस्ट इसके नीचे, ये है अरामेइक। तो ये 2 विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी? अब लेख लिखवाने के लाभ तो ये थे कि भाई ये नष्ट नहीं होती थी। जैसे पांडुलिपियाँ थी, उन्हें दीमक वगैरह जैसे कीड़ों ने खा लिया, तो इस तरह से हम पत्थर जो कठोर सतह होती है ना, उसको हम आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, और वो आसानी से जलती भी नहीं है। मतलब वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करती है। और कठिनाइयाँ क्या आती थी? तो जो उत्कीर्ण करवाते समय जो कठिनाइयाँ आती थी, कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाना भी थोड़ा कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो जो अतीत में बनी गई और प्रयोग में लाई गई वस्तु है, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, और इसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ आदि का अध्ययन करते हैं, और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। तो जो अभी पीछे हमने जिक्र किया, उन सभी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। तो जैसे प्राचीन नगर है कोई, तो वो बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया तो वो ज़मीन में दब गए नीचे, तो उनकी खुदाई करके जो वस्तु अभी भी जीवित है, जो भी सर्वाइव कर रही है, जीवित का मतलब ये नहीं उनमें जान है, जीवित का मतलब ये है जिन्हें हम पहचान सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है, इसका नाम ये है, इसे ये कहते हैं। जैसे मटका है, कोई मटका है तो वो उसका पता चल रहा है शेप से, भाई हाँ ये मटके जैसा है। तो ऐसी चीज़ों की वो खुदाई करके और इनके बारे में पता लगाते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु के बनी भी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब देखते हैं, ये ऊपर चित्र दे रखा है, एक बार ये देख लेते हैं। ये इधर एक मटका दिखाया हुआ है और ये जो है ये सिक्के हैं। इधर एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और ये दाएं हैं, ये है चांदी का सिक्का। इस तरह सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से ये कैसे पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्या क्या करते हैं, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए के रूप में ही बचते। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। क्या जो पुरातत्वविद है, जो पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, तो उन्हें कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? हाँ, हो सकता है मिले हो। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार। अब ये इतिहासकार क्या होता है, इतिहासकार और पुरातत्वविद में क्या फ़र्क है? तो इनमें बस इतना ही फ़र्क है कि इतिहासकार है ना, जो पुरातत्वविद जो सामग्री खोजता है ना, उसके बारे में काल्पनिक कहानियाँ बनाता है। आगे है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो स्रोत क्या है, अभी हमने देखा है, इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करता है जो अभिलेखों, पुरातत्व से प्राप्त जानकारी है उनके लिए। जैसे हमें पांडुलिपि में कोई चीज़ मिली और अभिलेख में कोई चीज़ मिली और कोई पुरातत्व स्थल है वहाँ से कोई चीज़ मिली, तो उन सब के लिए जो इतिहासकार है वो स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। मतलब हम कल्पना से जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी कल्पना से अतीत का पुनर्निर्माण करने लग जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ना, जो आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, हमारा तीसरा चैप्टर है हड़प्पा संस्कृति वाला, तो उसमें देखेंगे कि भाई कैसे इतिहासकारों ने है ना अतीत का पुनर्निर्माण किया और अपनी कल्पनाओं से वापस हमारे सामने उसका एक सजीव चित्र है वो दर्शाया है। तो उसमें हम ये भी एक चीज़ नोटिस करना है कि उसमें केवल कल्पना की गई, इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा है भाई ऐसा हुआ होगा, वो श्योर नहीं है भाई हाँ ऐसे ही हुआ था, पर वहाँ लिखा हुआ है ऐसा हुआ होगा। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? आगे हमसे पूछा गया भाई अतीत एक है या अनेक, तो हमने जो हमारी बुक का टाइटल है वो है हमारे अतीत, तो उसी से ये क्वेश्चन बना है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? क्या अतीत शब्द का, यहाँ अतीत शब्द है उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जो हम देखते हैं भाई ऐसे तो होता हमारा अतीत, यहाँ बुक का टाइटल है हमारे अतीत, तो ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब लोगों के जीवन में है ना अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण दे के समझते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो किसी का जीवन समान नहीं था। जैसे राजा रानी थे वो महलों में रहते थे, उन नौकर चाकर उनके आसपास रहते थे, और जो कृषक थे वो
जो फसलें उगाते थे उनको है ना राजा रानी को भेंट स्वरूप देते थे और वहाँ से वो अपना भोजन लेते थे। कुल मिला के राजा रानी ऐसा तो था नहीं भाई खुद ही खेती करे, लेकिन किसान थे उन्हें खुद को खेती करनी पड़ती थी। पशुपालक थे उन्हें खुद को अपने पशुओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब राजा रानी है ऐसा भी नहीं है कि वो है ना खाना नहीं खाते थे, वो खाना तो खाते थे लेकिन किसानों पर, पशुपालकों पर, इन पर निर्भर करते थे। तो यहाँ राजा रानियों का जीवन भिन्न है और कृषकों का जीवन भिन्न है। इसी तरीके से व्यापारियों का और शिल्पकारों का, तो शिल्पकार है अधिकतर एक ही जगह रुकते थे, लेकिन व्यापारी व्यापार के मामले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जहाज़ों में यात्राएं करते थे। मतलब लोगों की और दुनिया ज़्यादा देखी थी उन्होंने, ज़्यादा घुमंतु तरीके के होते थे व्यापारी। और शिल्पकार स्थायी जगह, मतलब एक जगह घर बना लिया, हाँ वहीं रहते थे। और जो भी कोई दुकान चलाते थे या फिर राजा के दरबार में जाकर अपनी कलाकारी दिखाते थे। पहले राजा रखते थे मूर्तियाँ बनाने वाले जो, और उन पे ऐसे भी दबाव डालते थे भाई वो केवल राजा रानी और जो उनके है ना साम्राज्य से संबंधित है ना उन सब की है ना वो, तो पहले राजा रानी उन पर यह भी दबाव डालते थे कि वो केवल उनसे संबंधित मूर्तियाँ ही बनाए, या तो राजा की या रानी की या फिर उनके कोई परिवार की, जैसे राजमाता ऐसे होते थे। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जैसे हमने अभी राजा रानी और कृषक वाला एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके से इधर एक अंडमान द्वीप समूह है, उसका उदाहरण दिया गया है। भाई वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अधिकतर है ना अपना भोजन या तो उगाते हैं खुद या फिर मछली पकड़ के इनसे करते हैं, लेकिन जो शहर में लोग रहते हैं वो गांव में रहने वालों पर निर्भर करते हैं। यहाँ से गांव से तो वो अनाज मंडियों में जाता है, फिर वहाँ से वह खरीद कर। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक थे उनके पास संसाधन थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी भाई, वो उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो हाँ लिखवा सकते थे अपना जो विजयों का लेखा जोखा था, अपने गुणगान गाते थे एक तरीके से। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, जो लिखते थे जो लिखा होगा वही तो मिलेगा। पुराने ज़माने ऐसे तो है नहीं, जैसे डायनासोर के ज़माने में लोग रहते थे वो हमें आके बताएंगे भाई हाँ ऐसा होता था, जो हम ऐसा नहीं होता था। ऐसा तो है नहीं भाई, जो डायनासोर के ज़माने के लोग थे वो हमें आके बोलेंगे कि भाई हाँ पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, जो चीज़ें हमें मिलती है उन्हीं से हम पता लगाते हैं। तो शासक थे उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ थी भाई, हाँ वो लिखवा सकते थे, लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे, वो बोलते हैं ना गरीब कंडीशन में थे। तो वो अपनी वो अपने जो कार्य होते थे उनका लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिली है। तो अब हम उनके बारे में पांडुलिपियाँ और अभिलेख है, इनके बारे में, इनसे तो हमें उनके बारे में जानकारी मिलने से रही, क्योंकि वो तो केवल राजा रानी लिखवाते थे। तो जो पुरातत्व की सामग्री है, जैसे हम अभी देखे थे वो सिक्के, मटके, तो उनसे हमें है ना पुरातत्व स्थल हुए या पुरातत्व से कोई सामग्री प्राप्त हुई, तो वो जो कृषक लोग हैं जो पुराने ज़माने में जिन्हें गरीब माना जाता था, उनके जीवन में जानने में हमारी मदद करता है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब हमारा अंतिम टॉपिक है तिथियों का मतलब। तो जो हम बोलते हैं, आपने सुना ही होगा ईसवी पूर्व, ईसा, तो इनका अर्थ क्या होता है यही जानेंगे हम, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना
ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, तो उनके जन्म के पूर्व का जो समय था उसे ईसा पूर्व कहा जाता था, और जो उनके जन्म के बाद का समय था उन्हें ईसा कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू, ईसा से पहले या ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो अब देखते हैं, नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है और इसमें इतिहास और तिथियां इस नाम से हेडिंग है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट में जहाँ तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारे काम में आनी है। तो इसे देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। मतलब ईपू का तो होता है ईसा पूर्व और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, जिसे हम ये लिखा हुआ भी हम देखते हैं। तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है, और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह का जन्म का वर्ष। तो जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष होते हैं, जहाँ से लेके, जैसे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वाले वर्षों को तो हम बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, और जो जन्म के बाद वाले हैं उनको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के वर्ष या एडी एनो डोमिनी। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश लोगों में अब तक कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले के लिए होता है।